बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 7A का। If Q is directly proportional to P and Q is equal to 28 when P is equal to 4, तो स्टार्ट करते हैं जी इसका। Q is directly proportional to P, its mean Q is equal to KP और वैल्यूज दी हुई हैं। Q डेट इज इक्वल टू 28 और P की वैल्यू दी हुई है 4। अब ये दोनों वैल्यू जो है वो मैं पुट करता हूँ, पुट इन अबव इक्वेशन। अच्छा लें जी, Q की जगह आप 28 पुट कर देंगे और K एज इट इज़ और P की जगह 4। तो यहाँ से आपके पास K जो है वो आ जाएगा जी 28 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। तो यहाँ से K की वैल्यू जो है वो मेरे पास जो है वो 7 आ जाती है। अच्छा, अब ये K की वैल्यू जो है वो हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन आ जाती है वो है जी Q इज इक्वल टू K की जगह 7 पुट किया और P, ये मेरे पास जो है वो इक्वेशन आ जाती है। एक्सप्रेस Q इन टर्म्स ऑफ P, तो हमने Q को इन टर्म्स ऑफ P जो है वो एक्सप्रेस कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट हमारा जो है कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, सेकंड पार्ट के लिए वो कहता है कि आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ Q। Q की वैल्यू आपने फाइंड करनी है व्हेन आपके पास P की वैल्यू जो है वो 5 है। ले इसको पुट कर दे, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपके पास Q डेट विल बी इक्वल टू 7 और P की जगह आप 5 पुट कर दें। तो यहाँ से 7 5 ज़ा 35, तो Q की वैल्यू जो है वो आपके पास 35 आ जाती है। अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में वो क्या कहता है कि आपके पास कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P आपने फाइंड करना है व्हेन Q इज इक्वल टू 42। अगेन इस वैल्यूज़ को आप इक्वेशन 1 जो है पुट इन इक्वेशन 1, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। तो हमारे पास P की जगह आप P फाइंड करना है, हमने Q की जगह 42 पुट किया और 7 इंटू P जो है वो हमने फाइंड करना है और इसको हम जो है वो 7P इज इक्वल टू 42 और यहाँ से आपके पास P की वैल्यू जो है वो 42 डिवाइडेड बाई 7। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 6 ज़ा 42। तो यहाँ से हमारे पास P की वैल्यू जो है वो 6 आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स कॉस्ट $18। फर्स्ट पार्ट इसका शुरू करते हैं। अच्छा, अब देखिए इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ टी लीव जो है वो फाइंड करनी है। 10 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट कॉस्ट ऑफ टी लीव्स बी एक्स, उसको मैंने एक्स सपोज कर दिया। अच्छा, अब हमारे जो हमारा लिंक है वो किस किस के दरमियान में है, वो एक टीस्पून टी लीव्स, मैं उसको लिखता हूँ। टी लीव्स हैं आपके पास, ये आपके पास किलोग्राम में दिए हुए हैं। और सेकंड हमारा जो है वो है कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो आपकी डॉलर के अंदर दी हुई है। ठीक है, इन दोनों का जो है वो आपस में जो है कनेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब वैल्यूज़ लिखते हैं हम। अब देखें 3 किलोग्राम ऑफ टी लीव्स कॉस्ट जो है वो, टी लीव जो है वो 3 किलोग्राम है और उनकी कॉस्ट कितनी है 18। और हमने फाइंड करनी जी 10 किलोग्राम जो है वो उनकी कॉस्ट कितनी होगी। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखें 3 किलोग्राम की जो कॉस्ट है 18 है, तो अगर किलोग्राम बढ़ जाते हैं 10 हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट भी जो बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ,
इन दोनों के दरमियान में जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो मैं दोनों का साइन जो है वो अपवर्ड जो है वो शो करता हूँ और साथ लिख देता हूँ द mass of tea leaves is directly proportional to the cost of tea leaves। यानी आपका मैस और कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3 और बार लगा के मैंने 10 एज इट इज़ लिख दिया और इधर भी आपने 18 डिवाइडेड बाई एक्स लिख दिया। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 3x दैट इज़ इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 10 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 18 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 3। 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी 6 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज़ इक्वल टू 60। तो $60 जो है वो आपकी जो है वो 10 किलोग्राम जो है वो टी लीव्स की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है। अच्छा, बी पार्ट में देखें जी, अ किलोग्राम ऑफ शुगर व्हेन बी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्ट $C, यानी 20 किलोग्राम शुगर की कॉस्ट $C दी हुई है और 1 किलोग्राम की आपने जो है वो फाइंड करनी है। तो ले सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं, आपका जो लिंक है वो किस किस के दरमियान में है। एक तो शुगर के दरमियान, शुगर है, शुगर दी हुई है किलोग्राम के अंदर, और दूसरी जो है वो आपके पास कॉस्ट है, और कॉस्ट किस में दी हुई है, वो डॉलर के अंदर दी हुई है। ठीक है, इनके दरमियान जो है वो आपकी जो है वो रेशियो है। अच्छा, साथ ही जो है वो हम लिख लेते हैं यहाँ, लेट कॉस्ट ऑफ शुगर बी एक्स, उसको हमने एक्स सपोज कर दिया। अच्छा, अब देखिए 20 किलोग्राम की कॉस्ट जो है वो सी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ जी 20 किलोग्राम जो है उसकी कॉस्ट आपके पास सी है और 1 किलोग्राम की जो है वो आपने फाइंड करनी है, उसको हमने सपोज जो है वो एक्स किया हुआ है। अच्छा, अब देखें यहाँ अगर 20 किलोग्राम है तो उसकी कॉस्ट सी है, अगर ए होगी तो क्या होगा, वो अगर ए सपोज हम कहते हैं जी कम है, शुगर 20 किलोग्राम से कम किलोग्राम है, तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और अगर ए की वैल्यू जो है वो 20 किलोग्राम से ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी। तो मुख्तसर ये कि आपका जो है वो मैस ऑफ शुगर जो है वो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस्ट ऑफ द शुगर। तो हम यहाँ लिखते हैं द मैस ऑफ शुगर इज directly proportional to the cost of ठीक है। अच्छा, अगर हम एरो शो करें तो इसका मतलब क्या, दोनों एरो जो है वो एक ही सिमत के अंदर जाएंगे। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जो है वो साइन है। ठीक है, अच्छा अब लें जी इसको उसी तरीके से हम b ओवर a दैट इज इक्वल टू c ओवर x। तो अननोन हमारे पास x है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी bx इज इक्वल टू ca। ठीक है, ऐसे लिख ले, या इसको हम लिख सकते हैं कि आपका bx इज इक्वल टू, तरतीब से लिखेंगे तो ac लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ac ओवर b, यानी b दूसरी तरफ जाके जो है वो डिवाइड हो जाएगा और साथ जो है उसका डॉलर का साइन लगाते हैं। तो इसका मतलब अननोन जो हमारे पास वैल्यू x थी जो हमने सपोज की हुई थी कॉस्ट ऑफ शुगर बी x, तो वो क्या होगी, वो इतने डॉलर के इक्वल होगी। ये क्वेश्चन हमारा जो है वो 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।